कहानी की शुरुआत होती है कुछ सोल्जर्स को दिखाते हुए जिन्हें एक टाइम मशीन की मदद से भविष्य में 30 साल आगे भेजा जा रहा था। हम क्रिस नाम के आदमी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो पहली बार टाइम ट्रेवल कर रहा था। टाइम और लोकेशन डालने के बाद जैसे ही मशीन चालू की गई, सभी एक एक कर ऊपर खींचे जाने लगे। हमेशा की तरह उन्हें जमीन से 10 फीट ऊपर से गिरना था, पर तभी उनके बनाए हुए कोऑर्डिनेट्स में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स भविष्य में तो पहुंच गए, पर 10 फीट ऊपर से गिरने की बजाय वो लोग जमीन से हजारों फीट ऊपर से नीचे गिरने लगे। ज्यादातर सोल्जर्स इस टाइम जंप को सरवाइव नहीं कर पाते, और जो बचे भी उन्हें इतनी चोट आई थी कि उनमें से कई बस कुछ ही पलों में दम तोड़ देते हैं। खुशकिस्मती से कुछ सोल्जर्स पानी से भरे एक पूल में गिर गए थे, जिससे उनके शरीर ने इतने बड़े झटके को सह लिया। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। उन्होंने देखा कि पूरा शहर आग में जल रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे भविष्य में आ गए थे जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था। अब धरती पर एलियंस का कब्जा है जो जिंदा रहने के लिए सिर्फ इंसानों को खाते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 28 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था। हम यहाँ क्रिस को देखते हैं जो अपनी पसंद की नौकरी के लिए फोन पर किसी को इंटरव्यू दे रहा था, पर जल्द ही उसे बताया गया कि उसे ये नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने वो नौकरी किसी और को दे दी थी। क्रिस ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और आसपास रखी चीजों को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसका क्रिसमस तो खराब हो गया था, पर वो अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए उसे इसके बारे में नहीं बताता। हालांकि जल्द ही उनकी जिंदगी ऐसा रुख लेने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो सब टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहे थे और उनकी टीम को जीतने के लिए बस एक गोल की जरूरत थी। पर जैसे ही वो प्लेयर गोल करने के लिए गोल पोस्ट की ओर बढ़ता है, अचानक से उनका टीवी फ्लिकर करने लगा। मैदान के बीचों बीच एक तेज रोशनी से कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं जो उनकी दुनिया के नहीं थे। एक लड़की लाइव टीवी पर अनाउंसमेंट करती है कि हम भविष्य से आए हैं, फ्यूचर में एक जंग छिड़ी है और हम उस लड़ाई को हार रहे हैं। उसने बताया कि अगले 12 महीनों में धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और इसे रोकने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जल्द ही दुनिया भर की सरकारें एक हो गईं और उन्होंने मिलकर एक मिलिट्री फैसिलिटी बनाई ताकि यहाँ के सोल्जर्स को भविष्य में भेजकर उन एलियंस का सफाया किया जा सके। एक दिन हजारों सैनिकों की टोली भेजी गई। सब उनके जल्दी लौटने की दुआ करते हैं, लेकिन 7 दिन बाद ही उनकी सारी उम्मीदें नाकाम हो गईं, क्योंकि उनमें से सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक ही जिंदा लौट पाए। सैनिक इतनी तेजी से मर रहे थे कि जल्द ही सरकारों ने आम नागरिकों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, पर इससे भी हालात पर कोई काबू नहीं पाया जा सका। लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए और सरकार से मांग करने लगे कि आम लोगों को जबरदस्ती इस लड़ाई में ना भेजा जाए। लोगों का मानना था कि हम ऐसी जंग लड़ ही क्यों रहे थे जो आज से 30 साल बाद होने वाली है। वहीं हम क्रिस को देखते हैं जो स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ा रहा है, पर बच्चे उसकी क्लास में पहले की तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इन सब का फायदा ही क्या है अगर भविष्य में सब खत्म होने वाला है। पर क्रिस उन्हें कहता है कि देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है साइंटिस्ट्स। हम सोचना बंद नहीं कर सकते, वरना सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, और क्या पता भविष्य में तुम में से ही कोई उन एलियंस को हराने का तरीका खोज ले। क्रिस उनसे बात कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक अलर्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिलिट्री रिक्रूटमेंट बेस में रिपोर्ट करना होगा। जिस किसी के पास ये मैसेज आता था, समझो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी। अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया तो उसके घर पुलिस आ जाएगी। इन सब से बचने के लिए क्रिस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके ऑफिस जाता है। उन्होंने उसे कपड़े उतारने को कहा और उसे चेयर से बांध दिया, जिसके साथ एक मशीन अटैच थी जिससे किसी का भी फ्यूचर देखा जा सकता था। उसमें हाथ डालते ही उन्हें क्रिस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो कब पैदा हुआ, उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ और वो कैसे और कब मरेगा, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। एक ऑफिसर उसे बताती है कि आज से ठीक 7 साल बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, पर वो कैसे मरेगा ये उसे नहीं बताया जाता। क्रिस उन्हें खुद से दूर हटने को कहता है, पर तभी उन्होंने उसके हाथ में एक डिवाइस इंस्टॉल कर दिया। क्रिस को बताया जाता है कि ये उसे टाइम ट्रेवल करने में मदद करेगा। ये डिवाइस उसके बायो सिग्नेचर से जुड़ा हुआ है और काम पूरा होने पर ही उतारा जा सकता है। इस बीच अगर उसने मिशन को छोड़ने या डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल भी हो सकती है।
और अगर वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया तो फिर उसकी बीवी या उसके घर में से किसी एडल्ट को उसकी जगह लाया जाएगा। उसे अपना सारा काम निपटाकर अगले 24 घंटे में ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने को कहा जाता है। उधर हम क्रिस की वाइफ एमी को देखते हैं, जो जंग से लौटे हुए सोल्जर्स की काउंसलिंग कर रही थी। टाइम ट्रेवल के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ था उससे वो सब बहुत डरे हुए थे। उन एलियंस से लड़ते वक्त किसी ने अपना हाथ गंवा दिया तो किसी ने अपने दोनों पैर। शायद ही कोई ऐसा था जो वहां से सही सलामत लौटा हो। एमी उन सब की इस ड्रामा से बाहर निकलने में मदद कर रही थी कि तभी वहां क्रिस आता है और उसके हाथ में वो डिवाइस लगा देखकर वो समझ जाती है कि ये लोग उसे भी जंग पर भेजने वाले हैं। वो क्रिस से कहती है, हम भाग जाते हैं, लेकिन क्रिस उसे समझाता है कि सरकार से कोई नहीं भाग सकता। अगर मैं नहीं गया तो ये लोग तुम्हें जंग पर भेजेंगे। काफी सोचने के बाद एमी ने उसे अपने डैड से मदद लेने को कहा, पर क्रिस अपने डैड से नफरत करता था। वो कहता है, उस आदमी से मदद मांगना तो दूर, मैं उससे बात तक नहीं करूंगा। पर एमी के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर में उसे उनके पास जाने के लिए राजी होना ही पड़ा। क्रिस अपने डैड के पास आया और देखा कि वो हमेशा की तरह शराब के नशे में डूबे हुए थे। इतने सालों बाद भी उसके डैड उससे ऐसे बात करते हैं जैसे वो कल ही मिले हों। जेम्स बोला, अच्छा हुआ तुम मेरे पास चले आए, क्योंकि इस डिवाइस को सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। जेम्स उसे निकालने से पहले खूब शराब पीता है, पर क्रिस चाहता था कि वो ये काम अपने पूरे होशो हवास में करे, क्योंकि एक गलत कदम और ये डिवाइस उसकी जान भी ले सकता था। जेम्स को लगा कहीं वो सरकार के लिए उसकी जासूसी तो नहीं कर रहा। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और देखता है कि कहीं उसने कोई माइक्रोफोन तो नहीं छुपा रखा। बस इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। क्रिस बोला, हम सालों तक बेहाल थे, सालों तक आपसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे रहे, पर आपने कभी हमारी मदद नहीं की। कम से कम अपनी बीवी को तो दफनाने चले आते। पर जेम्स बोला, मेरे और तुम्हारी माँ के बीच जो हुआ उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। जब मैं वियतनाम की लड़ाई से लौटा तो मैं अंधेरों में खोया हुआ था। बात बात पर गुस्सा आता था, बस मुझे ये पता था कि मैं खतरनाक हूं। तुमने जिंदगी भर मुझे कोसा क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, पर यकीन मानो अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी जहन्नम हो जाती। पर क्रिस कहता है कि आप हमारे लिए नहीं गए, आप भागे क्योंकि आप बुज़दिल थे। इतने सालों बाद भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये देखकर क्रिस एकदम से टूट जाता है। अब क्रिस को उनकी कोई मदद नहीं चाहिए थी। वो उस डिवाइस को अपने साथ वापस ले आया और उसने एमी को बताया कि उन्होंने हमारी मदद नहीं की। वो बोला, तुम डरो मत, मैं बचकर जरूर आऊंगा, बस 7 दिनों की बात है। पर एमी ने मरने वालों के अनुमान देखे थे। वहां जाने वालों में से बहुत कम लोग ही वापस आ पाते थे। इसके बाद क्रिस अपनी बेटी जेन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। पर जेन उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड झूठ बोल रहे हैं। वो रोने लगती है और ये देख क्रिस का दिल भी पसीज जाता है, पर वो अपनी बेटी के सामने रोना नहीं चाहता था। अगले दिन क्रिस उन्हें अलविदा कहकर ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री बेस पर पहुंचा। वहां उसके जैसे और भी लोगों को लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी ड्यूटी 7 दिन तक चलेगी। ये वक्त खत्म होने तक अगर ये डिवाइस उनके हाथ में रहा तो हम समझ जाएंगे कि आप जिंदा हैं और आप जहां भी होंगे आपको ऑटोमेटिकली यहां वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उन्हें 2 टीम्स में बांटा जाता है और क्रिस को अपनी टीम में चार्ली नाम का आदमी मिला, जो एक रिसर्च साइंटिस्ट था। वो दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि क्या पता वो जिंदा वापस लौटे या नहीं। वो नोटिस करते हैं कि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों की उम्र 40 से ऊपर थी और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना गया था जो अगले 10 सालों में किन्हीं न किन्हीं कारणों से मरने वाले हैं। चार्ली की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोग किसी तरह के पैराडॉक्स से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उस भविष्य में तो हम मर चुके होंगे और शायद यही कारण था कि उन्हें ट्रेन करने वाले लोग इतने जवान हैं, क्योंकि ये अभी पैदा भी नहीं हुए। एक औरत पूछती है कि अगर हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो क्यों ना हम उस समय में जाए जब एलियंस हमारी धरती पर आए थे और उन्हें मारकर ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर दें। पर लेफ्टिनेंट उन्हें समझाती है कि जंप लिंक इस तरह से काम नहीं करता। ये एक टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट डिवाइस है जिससे हमने समय की धारा में एक ब्रिज बनाया है। या तो हम 30 साल आगे जा सकते हैं या फिर 30 साल पीछे। उसके बीच में कहीं भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है और ये ब्रिज समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। यानी अगर यहाँ एक दिन बीतेगा तो भविष्य में भी एक दिन बीत चुका होगा। कुछ लोगों ने पूछा, हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उनकी फोटोज और वीडियोस क्यों नहीं है, पता तो चले किनके खिलाफ लड़ना है।
जिस पर लेफ्टिनेंट उन्हें बताती है कि हम जानबूझकर फोटोज या वीडियोस नहीं दिखाते, क्योंकि लोगों ने अगर भविष्य का वो डरावना चेहरा देख लिया तो शायद लोग उनसे लड़ने वहां कभी ना जाएं। रात में वो सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी वहां जोर जोर से सायरन बजने लगते हैं। ये एक इमरजेंसी थी, इसलिए सभी को अभी इसी वक्त फ्यूचर में जाना होगा। क्रिस कहता है, लेकिन हमें तो 7 दिन बाद जाना था। यहाँ कईयों को ठीक से गन पकड़नी तक नहीं आती, पर सब उसे इग्नोर करके उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहते हैं। सबको एक लाइन में खड़ा किया गया और एक पोर्टल ओपन किया जाता है जो उन्हें फ्यूचर में भेजने वाला था। टाइम और लोकेशन डालने के बाद जैसे ही मशीन चालू की गई, सभी एक एक कर ऊपर खींचे जाने लगे। हमेशा की तरह उन्हें जमीन से 10 फीट ऊपर से गिरना था, पर तभी उनके बनाए हुए कोऑर्डिनेट्स में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स भविष्य में तो पहुंच गए, पर 10 फीट ऊपर से गिरने की बजाय वो लोग जमीन से हजारों फीट ऊपर से नीचे गिरने लगे। ज्यादातर सोल्जर्स इस टाइम जंप को सरवाइव नहीं कर पाते। किसी का सर फूट जाता है तो किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और जो बचे भी उन्हें इतनी चोट आई थी कि उनमें से कई बस कुछ ही पलों में दम तोड़ देते हैं। खुशकिस्मती से कुछ सोल्जर्स पानी से भरे एक पूल में गिर गए थे, जिससे उनके शरीर ने इतने बड़े झटके को सह लिया। क्रिस भी उन लोगों में से एक था जो इस भयानक हादसे में बच गया। जब उसने होश संभाला तो पाया कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं। अपनी आंखों के सामने का मंजर देखकर उनकी तो एक बार के लिए रूह कांप गई। पूरा शहर जल रहा था और हर तरफ बस एलियंस ही नजर आ रहे थे जो नीचे गिरे सोल्जर्स को नोच नोच कर खा जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है, पर तभी क्रिस को किसी की आवाज सुनाई देती है। कर्नल उन्हें बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स ने पूरे शहर पर ही कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें इस जगह को उड़ाना होगा। पर उससे पहले वो चाहती थी कि वो अपने मिशन को पूरा करे। उन्हें उनकी रिसर्च टीम को रेस्क्यू करना था जो उनके सामने वाली बिल्डिंग में फंसी हुई है। क्रिस के पास मिलिट्री का एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो उन लोगों को लीड करता है और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिलती है, जिनके हथियार उठाकर उन्होंने अपने पास रख लिए। इसके बाद वो उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां वो रिसर्च टीम थी। उन्हें वहां एक एलियन मिला जो मर चुका था। उसके भयानक पंजे को देखकर कईयों के पसीने छूट जाते हैं, पर उनमें से एक आदमी निशानी के तौर पर उसे अपने पास रख लेता है। आखिर में उन्हें रिसर्च टीम मिल गई, पर अफसोस उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा था। कर्नल उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने लाश छोड़ी है तो वो वापस आते ही होंगे। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से वहां से निकलना होगा। इसके बाद क्रिस जल्दी से बायोमेडिकल फ्रीजर के पास गया और वहां से उसने कुछ केमिकल्स उठा लिए जो उन एलियंस को खत्म करने के लिए जरूरी थे। उधर कुछ फाइटर जेट्स शहर पर बॉम्ब गिराने के लिए उड़ान भरते हैं और अगले 3 मिनट में वो वहां मौजूद हर एक चीज को मिट्टी में मिलाने वाले थे। वहीं कर्नल क्रिस को बाहर निकलने के लिए गाइड कर रही थी, पर तभी उनकी दूसरी यूनाइट ने देखा कि कुछ एलियंस उन्हीं की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद वो जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगते हैं। उन्हें लगा शायद आगे का रास्ता साफ है, पर फिर भी वो अपना एक एक कदम फूक फूक कर आगे रख रहे थे। उन्होंने हर तरफ देखा, पर उन्हें कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही चार्ली ऊपर की ओर देखता है, उसे छत पर दर्जनों एलियंस दिखाई दिए जो उन पर घात लगाए बैठे थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उन एलियंस ने उन पर हमला कर दिया और एक एक को बेरहमी से मार डाला। बचे हुए लोग उस पर लगातार फायरिंग करते हैं, पर उस एलियन की चमड़ी लोहे की ढाल से भी ज्यादा मजबूत थी। ऊपर से वो अपने टेंटिकल्स से धारदार स्पाइक्स भी छोड़ते थे, जिससे उनसे लड़ना और मुश्किल हो गया। वो दौड़कर गेट बंद कर देते हैं, पर वो एलियन सब कुछ तोड़ते हुए बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। क्रिस ने उस पर जमकर फायरिंग की, पर जल्दी ही उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। कुछ और ना पाकर उसने पास में रखी हुई कुल्हाड़ी उठाई और उस एलियन पर चला दी, पर अफसोस यहां भी उसका निशाना चूक जाता है। अब इससे पहले वो एलियन उसे कच्चा चबा जाता, एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ा और उसे बचा लिया। उधर वो एलियंस आवाज देकर सबको एक साथ इकट्ठा होने को कहते हैं। एक ने शोर मचाया तो बाकी सब भी चिल्लाने लगे, जिससे उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर बैठे एलियंस भी सुन लेते हैं और सब तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ने लगते हैं। कर्नल कहती है कि रेस्क्यू टीम बस पहुंचने ही वाली है, पर तब तक तुम लाल धुएं वाले इलाकों से दूर ही रहना। लेकिन वो सब इतने डरे हुए थे कि उसके इंस्ट्रक्शंस ठीक से सुन नहीं पाते और गलती से उसी ओर जाने लगते हैं। मिलिट्री ट्रक्स को अपनी ओर आता देख सभी चैन की सांस लेते हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उन एलियंस ने एक ही झटके में रेस्क्यू टीम को तबाह कर दिया और उनकी आंखों के सामने सबको मारकर खा गए। क्रिस उन पर लगातार फायरिंग करता है,
पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि अगर जल्द ही मदद नहीं भेजी जाती तो उनका भी वही हाल होता जो रेस्क्यू टीम का हुआ था। इसी बीच मिलिट्री ने उस एरिया में बम गिराने शुरू कर दिए, जिससे पूरा इलाका तहस नहस हो गया। सभी दौड़कर सेफ जोन की ओर जाने लगते हैं, पर तभी भागते भागते उनमें से एक सोल्जर नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। क्रिस उसे इस हालत में छोड़कर भागना नहीं चाहता था, पर उन एलियंस को अपनी ओर आता देख वो आदमी उन्हें जाने को कहता है। वो पीछे रुककर उन एलियंस से अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, पर तभी एक एक्सप्लोजन हुआ जिसने उन सभी एलियंस का सफाया कर दिया। जब क्रिस को होश आया तो उसने देखा कि अभी भी उसका मिशन खत्म होने में 6 दिन बचे हुए थे। वो काफी निराश हो जाता है, पर तभी उसने डोरियन को देखा जो अपने साथियों की लाशों के पास बैठकर उनकी मौत का शोक मना रहा था। वो बोला, ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम उसे बचाने की कोशिश ना करते। इस दुनिया में अगर तुम एक को बचाने जाओगे तो 10 और मारे जाएंगे। क्रिस को पता चला कि उसे कैंसर है और अगले 6 महीनों में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो हर बार यहाँ आकर इन एलियंस से लड़ता था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग क्रिस को बताते हैं कि कर्नल आपसे मिलना चाहती है। क्रिस जब उससे मिला तो उसे पता चला कि कर्नल का सरनेम भी फॉरेस्टर है, जो उसके सरनेम से हूबहू मेल खाता है। वो उससे कभी मिला तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। और तभी खुलासा होता है कि कर्नल फॉरेस्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी जेन थी, जो अब बड़ी हो चुकी है। उसे देखकर क्रिस की आंखें भर आईं और वो यकीन ही नहीं कर पाया कि जिस इंसान को वो एक सख्त कर्नल समझ रहा था वो उसकी अपनी बेटी थी। क्रिस उसे गले लगाना चाहता था, पर जेन उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वो बोली, आपको पता होना चाहिए कि हमारा अंत नजदीक है। सच तो ये है कि हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने आपको यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया कि मुझे अपने डैड के साथ वक्त बिताना था। उन्हें यहाँ किसी खास मकसद के लिए लाया गया है। इसके बाद वो उन्हें उन एलियंस के बायोस्ट्रक्चर के बारे में बताती है। अब तक जिनसे वो लड़े वो सारे मेल वाइट स्पाइक्स थे, जिन्हें मारने के लिए उन्होंने जहर बना लिया था, पर वो जहर सब पर असर नहीं करता था, खासकर मादा वाइट स्पाइक्स पर। उसे मारने के लिए उन्हें सबसे पहले उसे पकड़ना होगा। इसके बाद जेन अपनी यूनिट के साथ मादा स्पाइक्स के घोंसले पर जाती है। रास्ते में क्रिस देखता है कि वो एलियंस धरती पर मौजूद हर एक जिंदा चीज को खा रहे थे। वो कहता है, जब उन्होंने मेरे हाथ में ये डिवाइस लगाया तो मुझे बताया गया था कि मैं 7 साल में मर जाऊंगा। क्रिस जानना चाहता था कि उसके मरने से पहले क्या हुआ था, पर वो बोली, डैड, उस बारे में बात ना ही करे तो बेहतर होगा। जल्द ही वो उन एलियंस के घोंसले तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ सोल्जर्स पहले से ही उस मादा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जेन ने क्रिस को ऊपर ही रुकने को कहा और खुद उनकी मदद के लिए नीचे चली गई। जब मादा को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ से आग लगा दी गई, जिससे उसके भागने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। मादा खुद को खतरे में पाकर मदद के लिए आवाज लगाती है, जिसे जंगल में छुपे हुए व्हाइट स्पाइक्स ने सुन लिया और सब दौड़कर उसकी ओर आने लगे। जब क्रिस ने देखा कि सब इसी ओर आ रहे हैं तो वो जल्दी से नीचे गया ताकि सबको खतरे के बारे में बता सके, पर वहां तो अलग ही लड़ाई चल रही थी। व्हाइट स्पाइक जेन को लगभग मारने ही वाली थी कि तभी क्रिस बीच में कूद पड़ा और उसकी जान बचा ली। वो मादा को पिंजरे में डालकर उसे वहां से ले जाते हैं, पर क्रिस और जेन वहीं फंस गए थे। एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आने की कोशिश करता है, पर उन एलियंस ने उसे उन तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जल्दी से एक कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस बीच उन पर कई जानलेवा हमले भी हुए, पर मादा के जाने से उनका झुंड ज्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं करता। जेन कहती है कि मैंने आपको आने से मना किया था, फिर आप वहां क्यों आए? जिस पर क्रिस बोला, और मैं भला क्या करता? वो एलियन मेरी बेटी को खा जाती और मैं खड़ा देखता रहता। इसी बीच उसने फिर से वही बात छेड़ दी जो कुछ देर पहले अधूरी रह गई थी। वो बोला, तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि मेरे मरने से पहले क्या हुआ था? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तुम उस टाइम की बात कर रही हो जो मैंने जिया ही नहीं। जिसके बाद जेन उसे बताती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैं 12 साल की थी तब आप दोनों अलग हो गए, और जब मैं 14 की हुई तो आपने मुझे भी छोड़ दिया क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। और ठीक 2 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में आपकी मौत हो गई। क्रिस को यकीन ही नहीं होता कि उसने अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा किया। अंदर ही अंदर वो खुद से नफरत करने लगा, क्योंकि अब वो वही बन गया था जिसके लिए वो अपने डैड को जिंदगी भर कोसता रहा। सच जानने के बाद क्रिस अपनी बेटी से दूरी बना लेता है, पर फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ऐसा किया तो उसमें और उसके डैड में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसके पास आकर खड़ा हो गया। जेन बताती है कि
कि मादा जेनेटिकली नर से ज्यादा अलग नहीं है। हमारा बनाया हुआ जहर उस पर असर करता है, पर उसका शरीर जहर से लड़ने में काफी बेहतर है। हमें बस ये पता करना है कि जहर को क्या चीज रोक रही है। इसके बाद वो पूरी रात जाग कर उनके जेनेटिक कोड को क्रैक करने की कोशिश करती है, पर हजारों टेस्ट्स के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उसे 10,000 तरीके पता चले जिससे वो कभी खत्म नहीं होंगे। क्रिस जानना चाहता था कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर जेन उन्हें बताती है कि अगर जहर काम किया तो आपको इसे अपनी दुनिया में लेकर जाना होगा। आपकी दुनिया में ढेर सारे साइंटिस्ट्स हैं और इसे बड़ी मात्रा में बनाने की काबिलियत भी, फिर आप ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। क्रिस कहता है, अगर मैं इसे ले गया तो तुम इन्हें कैसे खत्म करोगी? जिस पर जेन ने उसे बताया कि हम और जहर नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। क्रिस ऐसा हरगिज नहीं करता। वो अपनी बेटी को यहाँ मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता था, पर जेन उसे समझाती है कि सिर्फ यही एक रास्ता है। क्रिस उससे वादा करता है कि उन्हें खत्म करने के बाद वो उसे बचाने के लिए जरूर वापस आएगा। इसी बीच मादा का जेनेटिक कोड क्रैक हो जाता है और उन्होंने ऐसा जहर बना लिया जो उन एलियंस को खत्म कर सकता था। वो अपनी इस कामयाबी की खुशी मना ही रहे थे कि तभी मादा उन्हें देखकर समझ जाती है कि इन लोगों ने उन्हें खत्म करने का तरीका खोज लिया है। वो चिल्लाकर मदद के गुहार लगाती है, जिसके बाद लाखों एलियंस का झुंड उनकी रिसर्च लैब पर हमला कर देता है। वो सिक्योरिटी बैरियर को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उन्होंने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। क्रिस कहता है, हम इसे मार देते हैं, फिर वो नहीं आएंगे, पर उनके पास बस इतना ही जहर था जिसे वो बर्बाद नहीं कर सकती थी। उधर कुछ सोल्जर्स अपनी आखिरी सांस तक टाइम मशीन को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि अगर एलियंस ने उसे बर्बाद कर दिया तो क्रिस कभी अपने समय में नहीं लौट पाएगा। उसे वापस जाने में अभी भी 8 मिनट बचे हुए थे, इसलिए जेन उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वहीं वो एलियंस उस मादा को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद वो सबसे पहले उन्हीं को ढूंढने लगती है। सबसे बचते हुए वो दोनों हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी उस मादा ने जेन पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। क्रिस ने देखा कि उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था और इसी बीच उन एलियंस ने उनके हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्रिस जेन को अपनी आंखों के सामने मरता देख अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। जेन भी उनसे माफी मांगती है, हर उस बात के लिए जिसके लिए उसने उन्हें भला बुरा बोला। क्रिस का टाइम बस खत्म ही होने वाला था, पर तभी वो मादा उन पर हमला कर देती है। जेन जिंदगी और मौत के बीच लटक रही थी, पर क्रिस आखिर तक उसका हाथ नहीं छोड़ता है। हालांकि उनका ये सफर बस यहीं तक था, क्योंकि वो मादा उसे अपने साथ नीचे खींच लेती है। क्रिस अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए नीचे कूद गया, पर वो उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो अपनी दुनिया में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। उन एलियंस ने टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे भविष्य से उनका संपर्क टूट जाता है और अब कोई भी चीज फ्यूचर में नहीं भेजी जा सकती थी। क्रिस वापस तो लौट आया, लेकिन अपनी बेटी की मौत के सदमे से वो अब भी बाहर नहीं आ पाया था। वो अपनी बेटी की बस एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। वो छोटी जेन को कसकर गले लगा लेता है और घंटों तक उसके पास बैठा रहता है, मानो कभी उसे खोना ना चाहता हो। क्रिस एमी को बताता है कि मैं भविष्य में जेन से मिला, वो बहुत समझदार है और उसी ने ये जहर बनाया है। एमी समझ जाती है कि भविष्य में कुछ तो बुरा हुआ है, जिसके बारे में क्रिस उसे बताना नहीं चाहता। वो कहती है, क्या हो अगर वो एलियंस धरती पर आए और हम हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो? पर क्रिस उसे बताता है, पहला हमला 2048 में हुआ था, पर किसी को उनके आने के सबूत नहीं मिले। एमी कहती है, क्या पता हम गलत साल में ढूंढ रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो 2040 या 2035 में आए हों और हमने उन्हें देखा ही नहीं। इससे क्रिस को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो जल्दी से डोरियन के पास गया और उससे उन एलियंस को ढूंढने में उसकी मदद मांगी। उसके पास जो उस एलियन का नाखून रखा था, जब उन्होंने उसकी जांच की तो पाया कि उस पर प्राचीन वोल्केनो के अवशेष थे, जो सिर्फ चाइना या कोरिया में पाए जाते हैं। क्रिस किसी को जानता था जो उन्हें इसके बारे में और बता सके। वो अपने एक स्टूडेंट के पास जाता है जो वोल्केनो और जियोलॉजी का एक्सपर्ट था। क्रिस ने हमेशा उसका क्लास में मजाक उड़ाया, पर उसे क्या पता था कि एक दिन यही खोटा सिक्का उसके इतने काम आएगा। वो उन्हें बताता है कि ये अवशेष अभी के नहीं हैं। धरती पर हजारों साल पहले एक ज्वालामुखी फटा था, जिससे निकलने वाली राख ने पूरी धरती को कवर कर लिया था। वो उन्हें एक ग्लेशियर दिखाता है, जहां साइंटिस्ट्स को बर्फ में उस वोल्केनो की राख के कुछ अवशेष मिले थे। क्रिस को पता चला कि ये ग्लेशियर 2048 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा पिघल जाएगा। इसका मतलब वो एलियंस अर्थ पर बाद में नहीं आए,
बल्कि वो इंसानों से पहले ही इस धरती पर मौजूद थे, और जब ग्लेशियर पिघला तो वो सब बाहर आ गए। इसीलिए उन्हें शिप टकराने के सबूत नहीं मिले, क्योंकि वो पहले से ही यहीं थे। इसके बाद वो मदद के लिए सरकार के पास जाते हैं, पर डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें वहां जाने के लिए प्लेन देने से मना कर दिया। वो कहता है, देखो, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, दुआ करो कि हम उन एलियंस के आने से पहले एक दूसरे को मार ना डालें। हर तरफ दंगे हो रहे थे, जिस वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी बंद कर दिया गया। अब उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो उन्हें इल्लीगली बॉर्डर पार करवा सके। खुशकिस्मती से क्रिस के डैड को जहाज उड़ाना आता था, और इस बार क्रिस उनसे मदद मांगने से पहले एक बार भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो गलत नहीं थे। वो बस कभी उन्हें समझ नहीं पाया। उन्होंने उन एलियंस को खत्म करने के लिए काफी सारा जहर तैयार कर लिया था। अब बस उसका इस्तेमाल करने की बारी थी। वो सब उस ग्लेशियर के पास जाते हैं। वहां इतनी सारी बर्फ देखकर जेम्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारी बर्फ अगले 28 सालों में पिघल जाएगी। इसके बाद वो सब उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, और घंटों तक खून जमा देने वाली ठंड में कोना कोना खंगालने के बाद आखिर में वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उनके सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। वो समझ गए कि जिसकी उन्हें तलाश है वो यहीं है। जिसके बाद उन्होंने वहां ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स लगाकर एक जोरदार धमाका किया, जिससे बर्फ में कई फीट गहरी दरार बन गई। उसमें से होते हुए वो सब नीचे आते हैं और देखते हैं कि वहां तो एक स्पेसशिप छुपा हुआ था। अंदर उन्हें कुछ एलियंस की डेड बॉडीज मिली, जो शायद किसी और प्लेनेट से आए थे। कुछ कदम चलते ही उन्हें वो क्रीचर्स मिले जो आगे चलकर इंसानों का विनाश करने वाले थे। क्रिस समझ गया कि ये सिर्फ क्रीचर्स नहीं, बल्कि ये एक तरह के वेपन हैं जिन्हें प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। पर उनका टारगेट हम नहीं थे। वो गलती से यहाँ क्रैश कर गए। उन्होंने बिना वक्त गवाए उन एलियंस को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। जेन का बनाया हुआ जहर बखूबी काम कर रहा था, पर उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मादा अपनी गहरी नींद से जाग जाती है। इसी बीच उसके साथ और भी एलियंस जाग गए, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। उनमें से कुछ बाहर भाग जाते हैं, पर वहां जेम्स और चार्ली पहले से उनके लिए तैयार खड़े थे। जेम्स उन पर फायर करता है, पर इसी बीच चार्ली की बंदूक ठंड की वजह से जाम हो गई। हालांकि उसके पास हथियारों की कमी नहीं थी। वो एक चेनसॉ से उन एलियंस के टुकड़े कर देता है। उधर डोरियन ने देखा कि नीचे तो उन क्रीचर्स की पूरी कॉलोनी थी। उन्हें एक एक कर मारना आसान नहीं था, इसलिए वो इस पूरे शिप को उड़ाने की सोचता है। क्रिस उसे साथ चलने को कहता है, पर तभी वो सारे एलियन बड़ी तादाद में बाहर निकलने लगे, जिसके बाद डोरियन ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए उस बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया, और एक जोरदार धमाके के साथ वो सारे एलियंस मारे गए। जेम्स ने बताया, उन्होंने सबको खत्म कर दिया है, बस एक बचकर भाग निकला। बदकिस्मती से वो भागा हुआ एलियन मादा थी। अगर वो जिंदा बच गई तो अपनी तादाद फिर से बढ़ा लेगी। क्रिस ने देखा कि उसके डैड के हाथ कांप रहे थे, इसलिए वो उन्हें यहीं रुकने को कहता है। पर जेम्स बोला, तुम मुझे ज्ञान मत दो, भूलो मत कि मैं तुम्हारा बाप हूं। इसके बाद उन्होंने उसका काफी दूर तक पीछा किया और आखिर में उसे ढूंढ निकाला। मादा जेम्स को अकेला पाकर उस पर हमला कर देती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जेम्स शिकार फंसाने में माहिर था। वो बर्फीले तूफान में छिपकर उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, पर जल्द ही उस मादा ने उन्हें ढूंढ लिया। वो जेम्स को मारने ही वाली थी कि तभी क्रिस अपनी स्नो बाइक से उसे जोर की टक्कर मारता है, जिससे वो मादा कई फीट दूर जा गिरी। उन्होंने उस पर लगातार फायरिंग की और उसे धकेलते हुए ग्लेशियर के छोर पर ले गए, जिसके आगे हजारों फीट गहरी खाई थी। वो उसे नीचे फेंकना चाहते थे, पर तभी एक तेज तूफान का झोंका आया और मादा कहीं गायब हो गई। वो दोनों पीठ से पीठ लगाकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे, पर तेज तूफान के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मादा ने उन पर फिर से अटैक किया और इस बार दोनों को उठकर दूर फेंक दिया। वो क्रिस को अपने स्पाइक्स से घायल कर देती है, पर उसने वही स्पाइक निकालकर उसके मुंह में घुसा दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। इसी बीच जेम्स उसकी आंख फोड़ देता है। क्रिस ने बिना समय गवाए उसे जहर से इन्फेक्ट कर दिया, जिस कारण उसका एक हाथ तेजी से नष्ट होने लगता है। क्रिस को लगा कि शायद बात बन गई, पर तभी वो मादा अपने उस हाथ को ही नोचकर दूर फेंक देती है, जो देख क्रिस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मादा उसे कमजोर पाकर उसे मारने ही वाली थी, पर तभी जेम्स अपने खून की महक से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। उसने अपने सारे हथियार फेंक दिए ताकि वो उसके बेटे को छोड़कर उस पर हमला करे। उन आखिरी पलों में जेम्स अपने बेटे से माफी मांगता है कि वो अच्छा बाप नहीं बन पाया, पर क्रिस इस बार पिता को खोना नहीं चाहता था।
इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस एलियन से अकेले लड़ने चला गया। इस बार उसने जहर की पूरी बोतल उसके मुंह में डाल दी और आखिर में उसे एक जोर की लात मारी, जिससे वो एलियन पहाड़ी से नीचे गिर गई। एक चट्टान से टकराकर उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह उन्होंने उस आखिरी एलियन को भी ठिकाने लगा दिया। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी बेटी के पास वापस लौट आता है, पर इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसके डैड भी थे। उन लोगों ने जो काम किया उसका सारा क्रेडिट सरकार ले लेती है। डिफेंस मिनिस्टर प्रेस को बताता है कि उसने ही अपने बहादुर सैनिकों को भेजकर उन एलियंस को खत्म करवाया, पर क्रिस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने परिवार से कभी उन 7 दिनों का जिक्र नहीं किया जो उसने जेन के साथ भविष्य में बिताए थे। वो खुश था कि जो भविष्य उसने देखा वो अब कभी नहीं आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।